नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों के साथ। इसरो ने खुफिया उपग्रह एमीसैट तथा अमेरिका समेत 28 अन्य देशों के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। विज्ञान प्रसार ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से जलवायु परिवर्तन पर 52 एपिसोड की रेडियो श्रृंखला का प्रसारण आरंभ किया। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने गहरे तथा सुदूर समुद्री क्षेत्रों के अध्ययन के लिए रोबो बोट विकसित की। विज्ञान प्रसार ने वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं में विज्ञान फिल्म निर्माण की समझ विकसित करने के लिए विज्ञान संचार पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 28 उपग्रहों के साथ खुफिया उपग्रह एमीसैट का सफल प्रक्षेपण किया है। श्रीहरिकोटा से 1 अप्रैल 2019 को इसरो के PSLV अंतरिक्ष यान द्वारा ये उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। सभी पेलोड को 3 विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया गया। इसरो ने पहली बार शोध संस्थानों तथा अकादमिक संगठनों को प्रयोग के लिए सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण की सुविधा उपलब्ध कराई है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। अपने 47वें अभियान में 1 अप्रैल 2019 को भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से एमीसैट का सफल प्रक्षेपण किया। एमीसैट एक खुफिया उपग्रह है जिसका वजन करीब 436 किलोग्राम है तथा जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इंडियन मिनी सैटेलाइट 2 बस के अनुरूप तैयार किया गया है। किसी उपग्रह के बाहरी हिस्से को उपग्रह का बस कहते हैं। इस उपग्रह के बस में किसी उपग्रह के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण लगे होते हैं। इस उपग्रह का उद्देश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की माप करना है। एमीसैट के साथ PSLV ने 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को भी उनके लिए निर्धारित कक्षा में प्रक्षेपित किया। ये उपग्रह लिथुवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड तथा अमेरिका के थे। Today, PSLV C-45 has successfully injected ISRO's made EMISAT in 748 kilometer orbit, as well as 28 customer satellites in 504 kilometer orbit as demanded by the customer. This time, very innovative 3 experiments are attached. One is HAMSAT, another one is automatic identification system. The third one is built by the students of IIST, that is Advanced Retarding Potential Analyzer for Ionospheric Studies. And this type of function, the PS4, is really doing a very great helpful for Indian students to carry out experiments free of cost. इसरो पहली बार PS4 कक्षा का इस्तेमाल कर अनुसंधान तथा अकादमिक संस्थाओं को प्रयोग के लिए सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण उपलब्ध कराएगा। इस अभियान में PS4 3 पेलोड ले गया है। पहला पेलोड समुद्री जहाजों में उपग्रहों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के संदेश भेजने के लिए इसरो का एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। दूसरा पेलोड एमसेट या रेडियो एमेच्योर सैटेलाइट कॉर्पोरेशन के लिए एक ऑटोमेटिक पैकेट रिपीटिंग सिस्टम है जो आंकड़ों को तलाशने तथा उनकी स्थिति की निगरानी में एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों की मदद करेगा। तीसरा पेलोड आयन मंडल के अध्ययन के लिए एडवांस रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर है जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में आयन मंडल की संरचना के अध्ययन में काम आएगा। आयन मंडल धरती की सतह से 75 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। देश को नई ऊंचाइयां प्रदान करने तथा गौरव प्रदान करने में अगस्त महीने में इसरो के नए रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए 2 और उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाएंगे।
औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के खतरों की जानकारी रखना आवश्यक होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से विज्ञान प्रसार ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर अंग्रेजी में विस्पर्स ऑफ विंड तथा हिंदी में बदलती फिजाएं नामक रेडियो श्रृंखला आरंभ की है। श्रृंखला के 52 एपिसोड अल्पीकरण, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा कई अन्य मुद्दों पर केंद्रित होंगे। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में जीवन के लिए खतरनाक है। मानवीय तथा अन्य कारणों से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के बारे में जानना अति आवश्यक है ताकि जलवायु को संरक्षित किया जा सके। इसी सिलसिले में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार तथा ऑल इंडिया रेडियो ने मिलकर जलवायु परिवर्तन पर विशेष रेडियो कार्यक्रम आरंभ किया है। 52 संस्करणों वाली इस श्रृंखला का शीर्षक अंग्रेजी में विस्पर्स ऑफ विंड तथा हिंदी में बदलती फिजाएं हैं। हिंदी में यह कार्यक्रम हर रविवार को दिन में 2:30 बजे से FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर तथा अंग्रेजी में रात 9:30 बजे से राजधानी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस रेडियो श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा विज्ञान की समझ विकसित करना है। श्रृंखला के उद्घाटन अवसर पर विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पाराशर, विज्ञान प्रसार से इस कार्यक्रम के संयोजक एवं वैज्ञानिक डॉक्टर BK त्यागी तथा ऑल इंडिया रेडियो की उप महानिदेशक शैलजा सुमन उपस्थित थीं। Here at this moment, climate change, as we all know, we are all experiencing it and we talk about it. And interestingly, 99% of the people talk about the changes that they are feeling, and there is 1% which talks about that they're not feeling. So this is something that it's important to let the entire community 100% understand, and this understands this change of science, this climate change that's happening. ये श्रृंखला हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा ऑल इंडिया रेडियो के 121 प्रसारण केंद्रों से 19 भाषाओं में प्रसारित की जाएगी। हर कड़ी की अवधि 27 मिनट की होगी। ये कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के लिए प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों, जलवायु परिवर्तन के असर, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय की पहल तथा अन्य संबंधित पहलुओं पर केंद्रित होगा। कार्यक्रम में अनुकूलन, अल्पीकरण, ऊर्जा संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे पहलुओं के बारे में भी बताया जाएगा। Considering the relevancy and the national missions which the National Action Plan has worked out, we need to involve the people. First, if they will not understand the science of that climate and climate change, they will not feel, they will not find a connect with themselves. इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC आरंभ की है। इस कार्य योजना में 8 राष्ट्रीय अभियानों को शामिल किया गया है। ये रेडियो श्रृंखला पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस अभियान के अंतर्गत अपनाई गई प्रमुख कार्रवाइयों पर केंद्रित है। कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन को रोकने में प्रयासरत लोगों की सफलता की कहानियां भी शामिल की जाएंगी। ये रेडियो श्रृंखला देश के विभिन्न भागों के निवासियों को जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगी और इस चुनौती से निपटने में मदद करेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटने पर हम आपको चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ले चलेंगे, जहां वैज्ञानिकों ने GPRS पर आधारित रोबो बोट विकसित की है। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। जटिल पर्यावरण के मानकों को समझने के लिए जल निकायों का अध्ययन आवश्यक है, लेकिन महासागरों तथा समुद्रों में सुदूर क्षेत्रों का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने रोबो बोट विकसित की है, जो जल निकायों के विस्तृत अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। शोध के उद्देश्य से तैयार की गई ये विशेष नौका सेंसर के जरिए कार्य करती है तथा GPRS से संचालित होती है। पृथ्वी की सतह का 2/3 हिस्सा जल से भरा हुआ है। पर्यावरण चक्र को संतुलित रखने में महासागरों तथा समुद्रों जैसे जल निकायों का अहम योगदान है। इनके जरिए ऊष्मा, प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मानकों के अध्ययन में मदद मिलती है।
विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के लिए अक्सर वैज्ञानिकों को सुदूर समुद्र से आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मुहानों, पतली धाराओं तथा बर्फ के टुकड़ों जैसे जल निकायों के निकटवर्ती स्थलों से आंकड़े प्राप्त करना आसान नहीं होता है। इस परेशानी को दूर करने तथा अनुसंधान के लिए अध्ययन आसान करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने रोबोबोट विकसित किया है, जो जल निकायों के गहन अध्ययन में मदद कर सकता है। इसका डिजाइन शोध तथा निगरानी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। रोबोबोट चालकता, तापमान, प्रकाश तथा धुले हुए ऑक्सीजन जैसे विभिन्न मानकों का अध्ययन कर सकता है। इसके अलावा ये तटीय रिसाव, खारेपन में बदलाव तथा प्रदूषण स्तर की निगरानी भी कर सकता है। Here is a complexity where the oceanographers face it was what happens to the surface close to the ocean, that is from 0 to 5 meter depth level. Herein this robobot is very useful. The measurements could be possible, have this with a precise way one can continue. In addition to that, India has got a interest to study Arctic and Antarctic. In Arctic we are having continuous measurements of various data collection. Close to the ice it's not possible to go and have the measurement. This robobot will be very handy to have such measurement in Arctic. नदियों, तटों, समुद्रों, महासागरों के सर्वेक्षण तथा निगरानी और ध्रुवीय क्षेत्रों में भी जल के अध्ययन के लिए रोबोबोट को दूर से ही संचालित किया जा सकता है। इस नौका को सेंसर के साथ डिजाइन किया गया है, जो वास्तविक समय में आंकड़े एकत्र कर सकता है। सटीक अवलोकन के लिए नौका में जल के भीतर कार्य करने वाला कैमरा लगा हुआ है, जिससे लाइव वीडियो देखा जा सकता है। महासागरों के अध्ययन वाले विशाल जहाजों की तुलना में रोबोबोट का आकार पतला है, ताकि आंकड़े एकत्र करने के लिए ये पतली जलधाराओं में भी जा सके। ये उन क्षेत्रों में भी जाने में सक्षम है जहां मानव सहित नौकाओं का जाना खतरनाक है, जैसे ग्लेशियर का अंतिम सिरा। रोबोबोट को तैयार करने के लिए संस्थान ने कम घनत्व वाले पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। मौके से ही सूचनाओं की सीधी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका संचालन उपग्रह या GPRS जैसी विभिन्न दूरमापी प्रणालियों से किया जा सकता है। Robobot is a platform. If some other additional specialized instrument tools some scientists want to add or some users want to add, or even for naval application, this is possible to add such tools, as it is operable either through satellite or RF. It is advantageous for us to have this platform for such wide range of applications. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की महासागर अवलोकन प्रणाली अध्ययन के लिए रोबोबोट को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा आर्कटिक क्षेत्र में तैनात करेगा। विशेष बात यह है कि ये बहुक्रियात्मक नौका तटीय क्षेत्रों में बचाव कार्य में भी मददगार साबित होगा। अनुसंधानों तथा वैज्ञानिक खोजों के अधिकतम इस्तेमाल के लिए उनसे जुड़े विज्ञान का आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रसार आवश्यक है। विज्ञान के प्रसार को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के CSIR के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में फिल्म निर्माण की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं में फिल्में बनाने की अभिरुचि उत्पन्न करना था, ताकि वो फिल्मों के जरिए अपने शोध दुनिया तक पहुंचा सकें और आम लोगों से जुड़ सकें। भारत को विरासत में बहुमूल्य वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त हैं। गणित, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा तथा पदार्थ विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में शोध तथा अनुसंधान किए जा रहे हैं। फिर भी भारत की वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता का उपयुक्त प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, जिससे वैज्ञानिक समुदाय तथा आम आदमी के बीच दूरियां बनी हुई हैं। किसी भी नई खोज का सेहरा वैज्ञानिकों के सिर बनता है, लिहाजा उनकी उपलब्धियों तथा खोज का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीके से प्रचार आवश्यक है, ताकि उसके आधार पर विभिन्न समस्याओं का उपयुक्त समाधान खोजा जा सके। इस दूरी को मिटाने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के साथ मिलकर विज्ञान संचार तथा फिल्म निर्माण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया।
ये कार्यशाला लखनऊ के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में 28 से 30 मार्च तक आयोजित की गई। 3 दिवसीय इस कार्यशाला का उद्देश्य वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं में विज्ञान पर आधारित फिल्में बनाने की समझ विकसित करना था। साइंस फिल्म कैसे बनाई जाए उसके बारे में एक हम आम जनमानस को, स्कूल को तो बताते आए हैं, पर वैज्ञानिक इसके अंदर कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे इसके अंदर प्रेरित हो सकते हैं और कैसे एक अच्छी साइंस फिल्म वो बना सकते हैं, ये कमी महसूस की गई कि वो वैज्ञानिकों के अंदर अगर ये प्रतिभा का विकास किया जाए और उनसे वो फिल्में बनाई जाए तो वो ज़्यादा कारगर होगी। कार्यशाला में फिल्म निर्माण के विभिन्न महत्वपूर्ण आयामों को विस्तार से बताया गया, जैसे विज्ञान फिल्मों के लिए लेखन, प्रोडक्शन प्रक्रिया, स्मार्टफोन से फिल्म बनाना, संपादन तथा ध्वनि मिश्रण, शॉर्ट फिल्मों का निर्माण इत्यादि। एक परस्पर संवादात्मक सत्र में पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के श्री रितेश ताकसंडे और ईटीवी भारत के सीनियर प्रोड्यूसर श्री संतोष पांडे ने फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इस सत्र में आवश्यक उपकरणों जैसे ट्राइपॉड, कैमरे से संबंधित उपकरण, संपादन उपकरण, प्रकाश प्रभाव के कौशल, कैमरे के एंगल, जूम आदि के अलावा डीएसएलआर कैमरे और मोबाइल फोन की मदद से कम बजट वाली फिल्मों के निर्माण के बारे में बताया गया। 3 दिन की वर्कशॉप में हम साइंटिस्ट को एक स्टोरी टेलिंग, कैसे आसान शब्दों में जटिल विज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाना है, क्या बेनिफिट उनको साइंस देता है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, कैसे हम फिल्मों के ज़रिए यूट्यूब चैनल, बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, आपका मीडिया है, और हम इसके मार्फत इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कैसे हम आम आदमी और साइंस के बीच का गैप को कम कर पाएं, ये उद्देश्य है। 3 दिवसीय कार्यशाला में देश भर के CSIR प्रयोगशालाओं के कई शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। आम लोगों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिए साल भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मूलभूत शोध के प्रभाव तथा उसकी आवश्यकता के बारे में बताने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विभिन्न स्थलों पर विशाल विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहा है, जिसका नाम है विज्ञान समागम। विज्ञान समागम का आयोजन मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता तथा नई दिल्ली में मई 2019 से मार्च 2020 तक किया जाएगा। इन प्रदर्शनियों में विभिन्न वैज्ञानिक सहयोगियों के अवयव शामिल होंगे, जैसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, स्क्वायर किलोमीटर एरे और 30 किलोमीटर टेलीस्कोप। छात्रों के पास इस विशाल प्रदर्शनी का लाभ उठाने का बेहतरीन मौका है। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चयनित छात्रों को वैज्ञानिकों द्वारा योजना के क्रियात्मक मॉडल को संचालित करने के अवसर प्राप्त होंगे। स्पष्ट है कि भारत में आम लोगों तक विज्ञान की पहुंच बढ़ाने के लिए विज्ञान संचार से जुड़े विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने मंगल हेलीकॉप्टर की जांच उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसके लिए नासा ने धरती पर मंगल ग्रह के समान वातावरण तैयार किया। मंगल हेलीकॉप्टर का वजन करीब 1.8 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर का क्रियाकलाप मंगल ग्रह के तापमान पर क्या हो सकता है, इसे जांचने के लिए प्रायोगिक उड़ान भरी गई थी। इस हेलीकॉप्टर के मंगल ग्रह की सतह पर फरवरी 2021 को उतरने की संभावना है। इसे मंगल ग्रह के हल्के वातावरण में उड़ान के अनुरूप बनाया गया है। ग्लोबल एंड प्लानिटरी चेंज पत्रिका में छपे एक नए अध्ययन के मुताबिक भारत की कम से कम 16 नदी घाटियों की मिट्टी की नमी में कमी आई है। इसके लिए तापमान, बारिश तथा मिट्टी की आर्द्रता जैसे मानकों का 1982 से 2010 तक यानी 29 वर्षों तक अध्ययन किया गया। अध्ययन के मुताबिक गंगा नदी घाटी की मिट्टी में नमी सबसे कम पाई गई। इस नदी घाटी के 25% भाग में अक्सर सूखा पड़ता है।
दक्षिण भारत में पेन्ना नदी घाटी की मिट्टी की नमी का स्तर सबसे कम पाया गया। ये अध्ययन वनस्पतियों पर जलवायु असर के अध्ययन में मददगार साबित होगा। शोधकर्ताओं ने पाया है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले एक उल्कापिंड धरती से टकराया था, जिससे डायनासोर विलुप्त हो गए। उत्तरी डेकोटा में मिले एक उल्कापिंड से इस बात की पुष्टि हुई है, जो मैक्सिको में धरती से टकराया था। शोधकर्ताओं ने उस समय की मछलियों तथा वृक्षों के भी अवशेष खोजे हैं, जिनमें उल्कापिंड के टुकड़े पाए गए हैं। ये अध्ययन प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि काइट्रीडियोमाइकोसिस नामक बीमारी के कारण मेढक, तोड़ तथा सैलामेंडर जैसे उभयचरों की मृत्यु हो रही है। इस बीमारी के कारण करीब 90 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। जंगलों में फैलने वाली ये बीमारी एक फंगस होती है, जिसके कारण उभयचरों को भारी खतरा है। ये बीमारी उभयचरों की त्वचा से फैलती है। दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में ये बीमारी पाई गई है। ये अध्ययन साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं जॉन ह्यूगलिंग्स जैक्सन को, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1835 को यॉर्कशायर में हुआ था। वो एक स्नायु विज्ञानी थे जो मिर्गी के इलाज के लिए अपने महत्वपूर्ण शोध के कारण प्रसिद्ध हुए। मिर्गी स्नायु से जुड़ा एक विकार है, जिसके कारण दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैक्सन ने बोलने में परेशानी के कारणों का भी अध्ययन किया, जो स्नायु, रीढ़ की हड्डी तथा तंतुओं में चोट लगने के कारण होती है। वो तंत्रिका में विकार के कारण होने वाली दिमागी परेशानियों का अध्ययन करने वाले सबसे पहले स्नायु विज्ञानियों में से एक थे। जैक्सन ने 1892 में नेशनल सोसाइटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एपिलेप्टिक्स की स्थापना की। उन्होंने 1878 में ब्रेन पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया, जो आज तक प्रकाशित हो रहा है। 7 अक्टूबर 1911 को लंदन में उनका देहांत हो गया। मस्तिष्क विकार से जुड़े उनके आरंभिक अध्ययन से भविष्य में मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के बेहतर अध्ययन तथा उपचार के लिए बेहतर तंत्रिका विज्ञान सुविधाएं विकसित करने में मदद मिली। तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।